हेलो, नमस्कार। आज सुबह सुबह फिर आप लोगों से मिल रहे हैं। ये जो समय है, इतनी जल्दी लाइव सेशन शुरू करना काफ़ी डिफिकल्ट काम है, पर सबकी डिमांड थी कि मैं लाइव सेशन करूं, तो इसलिए मजबूरी में कहिए या सबकी इच्छा की पूर्ति के लिए मैंने ये लाइव सेशन करने का फैसला किया है। तो देखेंगे कैसा चलता है आज, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि आगे हम लोग कैसे इसको मोल्ड करें, कैसे आगे जारी रखें। अभी दिल्ली में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए अभी स्वेटिंग काफ़ी हो रही है। हालांकि फैन ऑन है, तो थोड़ा सा परेशानी तो है। तो ऐसी डिमांड हुई थी कि कुछ हम लोग नई दवाई सीखें। हालांकि शायद ये किसी सेमिनार में मैंने पढ़ाई है, मुझको याद पूरा नहीं है, ऐसा मुझको लग रहा है। एक रेयर मेडिसिन है ये। रेयर मैंने आपको बता दिया पहले, क्योंकि इसको कोई देख तो रहा नहीं है, तो आपका ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे पता लगे तो आप इस पर डिस्कस करो। वो डिस्कशन वाला चैप्टर तो यहाँ पे है नहीं। तो ये जो केस है, ये मेरे एक फ्रेंड की डॉटर है। इसकी शादी हो गई है, 2 बच्चे हैं, उम्र है इसकी 27 ईयर्स। तो मैंने ये, क्योंकि ये कैसी चीज़ें क्या है कि ये लोग जब भी मैं कोई सेशन करता हूँ या कोई वीडियो बनाता हूँ, तो सब कुछ वर्ड बाय वर्ड नहीं याद रहता है। तो मैं कोशिश करता हूँ या तो उसको पहले पेपर पे लिखूं, ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, क्योंकि केस में जब बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस भी हो जाता है तो फिर केस की सारी फील ही बदल जाती है। इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है, या फिर उसको किसी जैसे लैपटॉप वगैरह में से देख के आप पढ़ें, बोलें, ताकि कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो मैं भी वही करूँगा, इसलिए बार बार इधर उधर आपको देखूंगा मैं। तो ये जो एक महिला है, पहले इसका पिता, क्योंकि मेरा मित्र था बचपन का, तो मेरे पास आया कि उसको मालूम है पोटेंशियल हमारा कि हम लोग क्या करते हैं। क्योंकि जब उसकी शादी हुई थी हमारे मित्र की, तो पहली ही रात वो इम्पोर्टेंट हो गया। मतलब वो 3 दिन तक प्रयास करने के बाद भी उसको कुछ वो कर नहीं पाया। तो उसलिए फिर वो हमारे पास आया था, जब हम बहुत शुरू में ही प्रैक्टिस थी हमारी, और हम कुछ जान नहीं पाते थे, मेंटल शुरू ही किए थे हमने पढ़ने। तो तब इसको कैंथेरिस हमने प्रिस्क्राइब की थी, और जैसे ही हमारी को दवाई क्लिनिक में इसने खाई, विदिन 2 मिनट ही वहाँ से भाग गया, ये कहने कि मैं अब घर जा रहा हूँ, अब मैं तैयार हूँ। तो ये दिन में ही जाके, तो इतना इसको मालूम था कि हम लोग, हमारी जो मेडिसिन है उसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इसलिए इसको लगा, इतने सारे इलाज कराने के बाद, जगह जगह इसने इलाज कराया, क्योंकि मुंबई में रहते हैं और हम लोग दिल्ली में रहते हैं, पिता भी दिल्ली में रहते हैं। तो ये इलाज कराने के लिए अब पिता के पास दिल्ली आई हुई है। जो इसके 2 बच्चे हैं इस लड़की के, तो पिता पूछ के गया था कि क्या उसका कुछ हो सकता है। तो मैंने कहा भाई अब मैं ऐसे कैसे बताऊं क्या हो सकता है, हम लोग प्रिस्क्राइब करेंगे। कितना बॉडी में स्ट्रक्चरल चेंज है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी रिकवरी होगी या नहीं होगी। हमारा काम तो सिलेक्शन करना है, प्रॉपर दवाई देना है। ऐसा कोई हम गारंटी नहीं दे सकते कि इससे इतनी रिकवरी हो जाएगी। तो जो इसके 2 बच्चे हैं, इसलिए इस तरह से लेके आए। पहले दिन इसके पति और इसका हस्बैंड दोनों आए, डिस्कस करके चले गए। फिर ये खुद आई, तो ये भी उस वक्त बातचीत करके चले गए, दवाई नहीं ली, क्योंकि इनको लगा, इनको एक अपॉइंटमेंट था ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका कुछ ऑपरेशन उनको करना था। तो ये मेरे कारण उस ऑपरेशन को नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि होम्योपैथी की गुडविल वैसी नहीं है जैसी एलोपैथी की है। इनको लगा कि भाई हम पहले वो ऑपरेशन करा लें,
क्योंकि उन्होंने कहा था इससे काफ़ी कुछ ठीक हो जाएगा, फिर उसके बाद ये आपका इलाज कराने आएंगे। ये एक बैकग्राउंड था इस केस का। तो ये 27 साल की जब महिला है और इसके 2 बच्चे हैं। पहली डिलीवरी जो हुई वो बिल्कुल सामान्य थी, सारे घर का माहौल बड़ा अच्छा था क्योंकि इसके पति के साथ अच्छी ट्यूनिंग है। पर जब दूसरी डिलीवरी हुई उस समय इसकी जो सास थी वो डिलीवरी का जो भी मैनेजमेंट होता है उसको करने के लिए इसके पास आई। तो बहुत अच्छी, जैसे सास बहू की ज़्यादा पटती नहीं है पर पति से इसकी पटती है, तो वो हमेशा चिड़चिड़ करती रहती थी इसके साथ। अब ये भी क्योंकि चुप रहती थी क्योंकि उसका काम है इस वक्त, और सास को कुछ बोलेगी तो वो फिर कुछ ना कुछ तो परेशानी होना स्वाभाविक है, तो इसलिए ये भी उसको कुछ बोलती नहीं थी, सिर्फ सहती थी। यानी गुस्सा मन में भरा रहता था। तो पूरा काम निमट गया, डिलीवरी ठीक हो गई, सास अपना काम वाम करके दिल्ली चली गई, वापस दिल्ली आ गई बॉम्बे से, क्योंकि वो सास दिल्ली रहती है। तो अब बाद में जब इसकी जो हाउस मेट थी तो उनसे गप्पे शप्पे होती हैं इनकी, तो उस हाउस मेट ने इसको बताया कि जो सास थी वो ये उससे कह रही थी कि ये लड़की पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, तो मेरा बेटा तो मेरे इतने काबू में है कि मैं उसको कहूँगी कि इसको छोड़, तेरी दूसरी शादी कर दूंगी, तो फिर देखो इसको क्या होता है। तो मैं तो अपने बेटे से कह के इसको छुड़वा दूंगी। अब सब कुछ काम निमट गया, एक मेड बता रही है। अब जरूरी नहीं है कि वो मेड सही बोल रही है या मिर्च मसाला लगा रही है, पर इसने इस बात को बहुत ही सीरियसली लिया। मतलब जैसे तो कि सास की इतनी मजाल कि मुझको छुड़वा दे, मतलब अब इसके मन में सास के प्रति एक बदला लेने की भावना आ गई। तो जब पति से शाम को मुलाकात हुई तो इसने अपने पति को कहा कि भाई माता जी ऐसे ऐसे कह रही थी हमारे बारे में, और तुम अभी माता जी से बात करो कि उन्होंने ऐसे क्यों कहा, और वो भी मेरी मेड से। पति ने कहा भाई हमारे काम निमट गया है, डिलीवरी हो चुकी है, वो वापस घर जा चुकी है, तो अब उन्होंने कहा भी होगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है, हमारी तो ट्यूनिंग ठीक है, तो तुझे क्यों चिंता लगी हुई है उसकी, क्यों उसको बार बार सास को बुलवाएं। तो पति ने उसको ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, क्योंकि पति की माँ के साथ भी ट्यूनिंग ठीक है, और ये समझदारी वाली बात भी है कि एक बार काम निमट गया तो क्यों उसके साथ हम पंगा लें, क्योंकि अब तो उसका कोई मतलब है नहीं, और इसको छोड़ देगा पति, इसकी भी कोई संभावना नहीं थी। तो बिना मतलब के अपनी माँ को वो कुछ बोले, उसको वो ठीक नहीं लगा। तो पति ने इसको कहा कि छोड़ो, तुम मस्त रहो, कोई टेंशन मत लो, जो हो गया सो हो गया। पर ये बात ना इसके दिमाग में घर कर गई, क्योंकि एक तो पहले ही एग्रेसिव थी और फिर सास कह रही है कि ये ऐसे, तो ये इसको बहुत भयानक अपना अपमान लगा। कुछ दिन के बाद इसने फिर अपने पति को कहा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, तुम उनसे बात करो, वो ऐसे कैसे कह सकती है हम लोगों के बारे में। तो पति ने कहा भाई बात खत्म करो, कुछ नहीं रखा, जो हो गया सो हो गया। पर इसको ऐसे तसल्ली नहीं हुई और ये बात इसके दिमाग में घुस गई। पर इसको ये समझ नहीं आ रही थी कि मेरे दिमाग में ये बात घुसी हुई है। तो लगभग इस डिलीवरी के 1.5 महीने बाद ये बीमार होना शुरू हो गई, इसकी काफ़ी हालत ख़राब हो गई। धीरे धीरे इसकी जो बैकबोन है उसकी 3 वर्टिब्रा ऑलमोस्ट डीके हो गई। तो इसको ब्रेसेस लगाने पड़े कंधों से जैसे, ताकि वो स्पाइनल कॉर्ड सीधा रह सके और ये बैठ सके। और हार्मोनल चेंज इसमें होने लगे, धीरे धीरे मेल कैरेक्टर इसमें आने लगे, जैसे बाल आने लगे, मोटी हो गई बहुत सारी,
पर इसने इन चीजों को अपनी उस घटना से नहीं जोड़ा। तो इलाज चलता रहा जगह 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 जगह। तो अब ये इस कॉन्टेस्ट में, क्योंकि कहीं से कुछ हो नहीं रहा था, तो इस कॉन्टेस्ट में ये मेरे पास आए थे। ये आई थी मेरे पास तो ये लिख कर लाई थी पेपर पे अपनी सारी कंप्लेंटें। पर जब ये बातचीत हुई तो उसने पेपर का यूज नहीं किया, एक बार निकाला, फिर बातचीत ये डायरेक्ट मेरे से वैसे ही करती है। अब इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि जो प्लास्टिक की हमारी चेयर्स होती हैं, वो एक चेयर पे ये नहीं बैठ सकती थी। तो उसको जैसे एक के ऊपर एक 4 चेयर्स लगाई गई। 3 लोगों ने गाड़ी में से उतार के मेरे क्लिनिक में लाए। हालांकि ग्राउंड फ्लोर ही है, पर इसके बस का इतना भी नहीं कि गाड़ी से उठ के मेरे क्लिनिक में आ जाए। तो 3 लोग इसको पकड़कर सहारा देकर लेके आए और बहुत धीरे धीरे उन्होंने इसको उस कुर्सी के ऊपर बिठा दिया। बैठ गई, मुस्कुराती रही देख के मेरे को। तो इससे बातचीत शुरू करी तो उसने सारी घटना मेरे को बताई जो मैंने ऊपर बता दी है। तो अब जो लेटेस्ट हुआ वो थोड़ा मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, क्योंकि वो आसान नहीं होता याद रखना मेरे लिए। ये बताती है भी 2 चीजें जो 24 घंटे मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं, चलती रहती हैं। वो है कि मेरा एक तो शुगर और मेरी बीपी की वजह से मेरी डाइट बहुत ज़्यादा कंट्रोल करनी पड़ती है इसको। मतलब है कि ये मैं बहुत सारी चीज़ें ये खा नहीं सकती, अलाउड नहीं है इसको, मतलब मुझे अलाउड नहीं है। तो उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन रहता है। ये अपने शरीर वरीर की बीमारी की बात नहीं कर रही है। ये घटना तो पहले बता दी जो फर्स्ट विजिट, मुझे सेकंड विजिट है, मतलब पहली बार उन्होंने दवाइयाँ नहीं ली थी मेरे से। तो ये लगता है कि मुझे कुछ खाना है, जो कुछ भी मुझे अच्छा लगता है वो मैं अब खा नहीं पा रही हूँ क्योंकि दिया नहीं जा रहा है, और मुझे तो खाना है। मतलब इसको ये समझ नहीं आ रही है तेरी हालत इतनी खराब है, बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, तो रेस्ट्रिक्टेड डाइट खानी चाहिए। नहीं, खाना है, अभी खाना है, और जो कुछ भी मन आएगा वो खाना है। मतलब इसके घर वाले इसको दे नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मतलब घर वाले नहीं देते ना भाई ये मत खा, तो कोई मना करता है तो मुझको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब इसकी छोटी बहन भी इसके साथ आई है, वो अनमैरिड है। तो वो बताती है कि दीदी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मतलब मैं उससे पूछता हूँ गुस्सा इस बात पर आता है कि आपको ये डाइट की रेस्ट्रिक्शन क्यों डाली जा रही है या कोई और वजह है। तो इसके पीछे से इसके पिता बोल रहे हैं ये इतनी जोर से गुस्सा हो जाती है, इतनी खुन्नस माने बहुत इरिटेट होना, इतनी खुन्नस हो जाती है कि पता नहीं कितनी जोर की और कितनी ज्यादा गालियां उस आदमी को दे दे जिसने इसको मना किया है। हालांकि देती नहीं है, पर इसके मन, इसकी जो जेस्चर्स होते हैं वो इतने हैं कि बहुत ही भयानक ढंग से गुस्सा करने वाले। तो ये सब कुछ अभी हो रहा है, पहले ऐसा नहीं था इसको। ये बता रही है भी पहले मैं डाइट, मतलब पहले भी रेस्ट्रिक्टेड डाइट लेती थी ये, पर वो एक कंट्रोल डाइट तो थी। अब ये कहती है मुझको पर फिर भी खाने का कोई टेम्पटेशन नहीं था, मतलब जो मिल गया सो खा लिया। अब टेम्पटेशन इतना ज्यादा है खाने का कि बहुत ज्यादा गुस्सा आता है मुझको अगर कोई मना कर दे तो। मतलब इसके दिमाग में फिर वही रहता नहीं है कि ये मना कर रहे हैं कोई अच्छी बात है, मुझको नहीं खाना चाहिए। तो ये पीछे इसकी बहन बोल रही है पहले जब इसको गुस्सा आता था तो ये चीज को, जो भी इसको पसंद है उसको खा पी कर अपना गुस्सा शांत कर देती थी ये। हाँ ये तो था, पहले कभी मेरा मूड खराब है तो कुछ अच्छा लगता था तो वो चलो खा लिया। तो इस बात को जो ये बता रही है तो इसको ऐसे ले रही है जैसे कोई बहुत बड़ी
अचीवमेंट है, बहुत बड़ी चीज है, तो ये बड़ा मुस्कुरा कर बता रही है अपनी इस आदत को। मतलब मैं उससे पूछता था भाई आप उसको चीज को जिसको मना किया है उसको आप जबरदस्ती खा लेते थे कि इन्होंने मना क्यों किया तो मैं तो खा के छोड़ूंगी, ऐसे है, या बस खा लेती थी चलो? नहीं नहीं अंकल, जब मैं बिल्कुल ठीक थी मैं तब की बात कर रही हूँ। जैसे नॉर्मल में लोग करते हैं ना, अगर गुस्सा आ रहा है या मूड खराब है तो चलो खा लो, वरना जैसे मेरी डाइट बहुत कंट्रोल में थी, पर जो है ये बात है ना, अब उसको गुस्सा आता है। जब मुझे खाने का टेंशन हो गया, मतलब जब से डाइट रेस्ट्रिक्ट हुई है तब से ही गुस्सा बहुत ज्यादा आना शुरू हो गया है। ये लगता है जो कुछ मुझको अच्छा लगता है बस मुझे वो ही खाना है, मुझे कोई बिल्कुल भी मना ना करे। मतलब आपको समझ नहीं आती कि आपको ये बीमारी है, कितना नुकसान करेगी। तो पर जो ये बात है कि मुझे अब बहुत गुस्सा आता है, मुझे खाने का हो गया है, तो जब से डाइट रेस्ट्रिक्ट हुई है तब से ये गुस्सा ज्यादा आना शुरू हुआ। ये लगता है कि मुझको कुछ अच्छा लगता है, बस मुझे वो ही खाना है, मुझे कोई बिल्कुल भी मना ना करे। मतलब आपको समझ नहीं आती कि बीमारी है, खाना नुकसान करे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज को बहुत ज्यादा डिमांड करती हूँ, बहुत ज्यादा खाती हूँ। मुझे ये चीज चाहिए तो चाहे थोड़ी सी मिल जाए, पर जो मैं चाह रही हूँ वो मिल जाए, मुझे कोई मना ना करे। तो मैं उससे पूछता भी क्या मिल जाए, क्यों मिल जाए? मिल जाएगा तो फिर उससे क्या होगा? मतलब अच्छा लगता है। इसके पिता कहते हैं जी इसका मतलब है जो ये चाह रही है वो मिल जाए। तो क्या आपको तो खाने की चाहत रहती है, उसे खाने से कुछ राहत आ जाती है कि आपको जब खा लिया तो होता है ना, जैसे जो अब ये बताते हैं भी दूसरा जो बदलाव इसके अंदर आया है वो ये है कि अब मुझको नई नई चीजें चाहिए, कुछ भी नया लेना है। अब ये इतनी भयानक हो चुकी है देखने में, चेहरे पे बाल हैं, चेहरा काला है, बाल बिखरे हुए हैं, बहुत भयानक बूटी है, मतलब जैसे एक बिल्कुल गोल मटोल फुटबॉल टाइप है, कपड़े पहने नहीं आ रहे, ब्रेसेस लगे हुए हैं, खड़ी नहीं हो सकती, बैठ नहीं सकती, उसके बावजूद भी इसको ज्वेलरी चाहिए, और ज्वेलरी चाहिए तो चाहिए। तो ये बता रही है कि अब विशेष तौर पर ऑर्नामेंट का बहुत हो रहा है। मुझे पहले ऑर्नामेंट पहनने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, पर अब तो लगता है कि मेरे लिए नए नए ऑर्नामेंट में लाऊं। ज्वेलरी का तो मेरे ऊपर शौक बहुत चढ़ा हुआ है, और मुझको जो ज्वेलरी पसंद आ गई वही मिले मुझे, और तुरंत मिले। तो इसके फादर कहते हैं भाई इसको तो तुरंत मिलना चाहिए, इसको जरा सी भी मिलना चाहिए, देर इसको जरा भी पसंद नहीं है। कोई भी, अब रोगी बताते भी कोई भी नई चीज लेने का मन कर रहा है तो वो मिल जाए, मतलब जो मुझे चाहिए वो चाहिए, मतलब अभी की अभी चाहिए, मतलब मुझे मेरी हर ख्वाहिश तुरंत पूरी होनी चाहिए, वो बात पूरी होनी ही चाहिए। ये मेरे अंदर है सर। मतलब आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाती हो क्या? नई नई डिजायर होने लगी है मुझे, ये सब पहले नहीं थी। ये क्या हुआ? अच्छा, पिता इसके बताते हैं कि वो सब तुरंत चाहिए, पूरा नहीं होने पर इसको इतना जबरदस्त इरिटेशन होता है। तो मैं पूछता भी अगर नहीं मिलता तो उस बात को लेकर आप परेशान हो जाती हो क्या? हाँ हाँ अंकल, जब ये मेरे साथ ऑपरेशन के बाद 24 घंटे हो रहा है, अपनी बहुत, जैसे इसका जो पिछली विजिट पे ये आई थी तो इन्होंने पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई छोटा सा ऑपरेशन करवाया था। कि हमेशा एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं कभी भी पहले नेल पेंट नहीं लगाती थी, चूड़ियां नहीं पहनती थी, मुझको कोई शौक ही नहीं था नेल पेंट लगाने और चूड़ी पहनने का। पर अब मेरा मन डेली नए नए किस्म के नेल पेंट चेंज करने को करता है, नई नई बैंगल्स लाने को करता है। मैं डेली बैंगल्स चेंज कर रही हूँ, डेली नेल पेंट चेंज कर रही हूँ। तो अपनी इस बात पर ये लड़की हंस रही है। मतलब इतनी भयानक बीमार है, ये हैंडीकैप है,
तीन तीन लोग पकड़ के इसको एक चेयर से दूसरी चेयर पे बिठाते हैं, तो उसके बावजूद भी ये इसको लग ही नहीं रहा मैं बीमार हूं। तो अब जो ज्वेलरी चाहिए, जो पसंद कर ली, कितनी महंगी है, वो ही चाहिए। और ये कहते हैं कि मतलब, मैं कहता हूँ उसको मतलब आपके दिमाग में जो बात आ जाती है तो वो आ जाती है, बस उसको तुरंत होना चाहिए। जब तक वो मिल नहीं जाती आपको शांति नहीं आती है क्या? मतलब ये लग रहा है कि जो मुझे चाहिए वो तुरंत चाहिए। 24 घंटे मेरे दिमाग में बस यही घूमता रहता है। मतलब अब आपको मिलता नहीं है क्या, या मिल जाता है तो फिर शांत हो जाती हो? हाँ, मतलब कुछ दिनों से मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या बना हुआ है कि मुझे ज्वेलरी चाहिए। उसका डिजाइन भी मेरे दिमाग में सेट है, सब कुछ दिमाग में ज्वेलरी के बारे में सेट है। तो अब क्या बेचैनी है, मुझको वो चाहिए। 24 घंटे मेरे दिमाग में घुसा हुआ है। अरे मेरे साथ इस तरह हो रहा है, तो मतलब कुछ दिनों से मेरे दिमाग में ये तो आपको ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है क्या? ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है कि कोई कमी लग रही है क्या? नहीं, दिमाग में तो कुछ कमी नहीं लग रही है। तो पूछते किस चीज के बारे में पूछ रहे हो अंकल, क्या कमी? मतलब इसको अपने अंदर जरा भी कमी नहीं नजर आ रही है। नहीं, कमी नहीं लग रही मुझको। मैं इनसे अपने आप में परेशान नहीं हूँ। मतलब इतनी भयंकर डिजायर्स हैं, पर इसको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। पर ये सब बातें तो मैं आपको केवल बताने के लिए बता रही हूँ, परेशान नहीं हूँ, क्योंकि बातचीत चल रही है इसलिए बता रही है। बल्कि ये बता रही हूँ, मतलब इस बेचैनी को कोई खराबी नहीं मान रही, बताने के लिए बता रही हूँ कि ये बता रही हूँ कि भाई मेरे ऑपरेशन के बाद मेरे अंदर ये चेंजेस आ गए हैं। इनसे दुखी नहीं है ये, इस तरह से मेरे साथ नहीं था पहले। फिर मैं पूछता हूँ आगे तुम्हें कुछ और बताना है या कुछ बता चुकी, क्योंकि ये और बीमारी के बारे में तो बात कर ही नहीं रही है अपनी। अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है जी, मुझको अपने घर जाना है। मतलब ये दिल्ली आई हुई है इलाज के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, और रहती है बॉम्बे। तो ये यहाँ से ठीक हो जाए तो वापिस अपने घर जाए। यानी इसको समझ नहीं आ रही है कि इसकी जो हालत है वो ठीक होने की वाली है नहीं। तो अब ये और क्या करिए इसका, अगर अब ये इसका घर जब बॉम्बे जाएगी तो वहां तो ऑलरेडी इसका एस्टेब्लिश्ड घर है। कई साल, 3-4 साल शादी को हो गए हैं, तो किचन विचन घर तो सारा सामान है इसके पास। तो अब ये कह रही है कि मैं वहां जाऊंगी तो मुझको किचन का ये सामान लाना है, और ये सारा दिन किचन के सामान के बारे में सोचती है कि बॉम्बे जाऊंगी तो ये सामान लाऊंगी, इस ब्रांड का, फलाना ढिमका। हालांकि इसको जरा से भी सामान की जरूरत नहीं है, पर अब ये चीजें लानी है तो लानी है। मतलब इसके फादर कहते हैं, मतलब बात ये है कि ये कहती है कि इसको ठीक होना है तो ठीक होना ही चाहिए। हालांकि मेरे से ये कोई बात ऐसी कर नहीं रही है, तो रोगी बोलते पीछे, मतलब जो चाहिए वो चाहिए जी। मतलब नई नई चीजें खरीदने की मन हो रहा है या खाने का मन हो रहा है। जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बताया था कि ये सब चीजें 24 घंटे मेरे दिमाग में हैं और 24 घंटे चलती हैं। मतलब 24 घंटे घूमती रहती हैं। अगर वो नहीं हो रही हैं तो फिर मुझको गुस्सा आता है। मतलब जो भी मेरी पसंद के बिना हो रहा है या थोड़ा देर से हो रहा है, बस उसने मुझसे इतना गुस्सा चढ़ा देते हैं। अब ये सब ऐसे हो गया कि ये मिल जाए और ये लोग नहीं दे रहे, इसको शो कर दे कि इतना गुस्सा मेरे अंदर आता है। तो अब इसकी जो फादर बताते हैं, इसकी मेन वजह है एक डिजायर। अगर इनको लग गया कि सामने वाले ने गलती की है और उसको अपनी गलती माननी चाहिए, इससे माफी मांगनी चाहिए और तुरंत माफी मांगनी चाहिए। अगर तुरंत उसने माफी नहीं मांगी तो इसको बहुत गुस्सा चढ़ता जाता है। तो मैं इसको बताता हूँ, मैं आपको पहली विजिट पे यही बता रहा था कि ये बहुत गुस्से वाली लड़की है और इसके मन में गुस्सा भरा हुआ है, पर आपने मेरी बात को उस टाइम माना नहीं था और अब आप ये कह रहे हो और इसी वजह से बीमार हुई है। तो वो लड़की इस बात से सहमत नहीं होती है। वो कहती नहीं, शुरू में ऐसे नहीं था। तो ये तो सुन के कि ये गुस्से वाली लड़की है, ये तो सुन के इसको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मैं गुस्से वाली हूँ। यानी इसको पता नहीं लग रहा कि गुस्से वाली लड़की है। तो मैंने कहा उस वक्त तो पता नहीं था कि सब बातें बताई नहीं थी मैंने। तो
लड़की बताते हैं लेकिन ये जो दो चीजें हैं वो मेरे साथ बहुत ज्यादा चल रही हैं। जैसे नई नई चीजें खरीदने का बहुत ज्यादा लग रहा है। जैसे मैं मम्मी को हर समय बोलती रहती हूँ कि मम्मी मेरे लिए वो ज्वेलरी कब मंगवाओगी आप, जल्दी मंगवा दो, आज देखने चलते हैं, आज ले आते हैं, शाम को ले आते हैं। तो मुझको कभी कभी तो लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा जल्दी मचा रही हूँ। और मेरी मम्मी भी इससे बहुत इरिटेट होती है कि तू ये क्या ज्वेलरी 24 घंटे लगा के रखती है, चाहिए तो ला देंगे, और समय होता है, ये नहीं कि अभी जाके ले आओ। पर इसको वो बेचैनी भयंकर बनी रहती है। तो पिता इसके कहते भी घर में ये कह रही थी मम्मी मुझको खूब सारा खाने को दे दो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। नहीं नहीं अंकल, खूब सारा नहीं खाने को चाहिए, मुझे थोड़ा सा चाहिए, पर वो चाहिए जो मुझको चाहिए। तो मैं कहता हूँ क्या उसको खाकर फिर तुम ठीक हो जाती हो? नहीं नहीं, एक शांति मेरे अंदर आ जाती है, मतलब दोनों चीजें हो जाएंगी, उससे मैं ठीक भी हो सकती हूँ और मन भी मेरा शांत हो जाता है। तो ये लिख कर लाई थी, पर इसने कोई लिखा हुआ बता नहीं रही है, बता तो अपने आप ही रही है ये, क्योंकि वो बीमारियां तो भूल ही गई है। इसकी बहन बताती है घर में जब भी कोई बात कर रहा होता है, बात बात में कोई बात दीदी के खिलाफ जाने लगती है तो एकदम से बड़ा हाइपर होने लगती है, बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती है, और इसको पता ही नहीं लगता कि ये हाइपर हो गई है। इसको तो लगता है कि तो नॉर्मल बात कर रही है। तो इसके फादर कहते हैं जी नहीं नहीं ऐसे नहीं, इसकी इच्छा के विरुद्ध अगर कोई बोलता है तो ये हाइपर होती है। हाँ अंकल वही हो रहा है, चीज चेंजेस मेरे अंदर आ गया है। तो बहन दीदी को हमेशा बात करने का मन करता है, यानी बातें करती रहूं मैं किसी से। रोगी कहती है हाँ हाँ ये भी एक परेशानी है, टीवी में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा मुझको, कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बस ये लगता है कि कोई मेरे साथ बैठकर बात करता रहे, मेरे इंटरेस्ट की बात करता रहे, ये नहीं कि कुछ भी बात कर लो जी। हर किसी से मेरे को बात करना अच्छा नहीं लगता, मेरे मनपसंद व्यक्ति हो, मेरी मनपसंद बात हो, और जब तक मैं चाहूं जब तक वो बात करता रहे मेरे साथ। तो बहन बताती भी रात के 12 बजे भी दीदी को लगता है कि इससे हम बात करें। रोगी कहती है हाँ मुझे नींद आ रही होती है, मतलब इसको भी नींद आ रही है, पर मुझे लगता है कि कोई बात करे। अगर मुझसे कोई ऑप्शन पूछेगा कि आपको सोना है या बात करनी है, तो नींद आ रही है पर मैं कहूंगी बात करनी है, यानी और किसी चीज एक्टिविटी में मेरा दिल लगता नहीं है। तो मैं पूछता भी कुछ और बताना है या हो गया? नहीं नहीं हो गया अंकल। तो पिता इसके बताते हैं भी इसमें तो ठीक होने की इच्छा बहुत ज्यादा है। रोगी कहते हाँ हाँ ठीक होने की तो इच्छा है ही ज्यादा। तो अब ये टोटल केस है, अगर आप लोग कुछ समझ पाए हो, अब डिस्कशन कैसे करें, इसमें कर सकते हैं कुछ कॉन्ट्राडिक्शन इंटॉलरेंट ऑफ। आप उसकी सवाल ये है कि हम लोग क्या करते हैं। अब ये लाइव सेशन है तो मैं इसको हो, जो चीज जब चाहिए तब ही चाहिए। रेस्टलेसनेस इम्पेशेंट कोई रूब्रिक होता है ये मुझे नहीं मालूम है। आप पूरी फील्ड को देखो, मैंने ये छोटा सा केस है इसको बहुत लंबे ढंग से बताया है, इसमें रेस्टलेसनेस नहीं है जरा सी भी, इम्पेशेंस है ये तो एक रूब्रिक आपको समझ आया है। अब आपको मैंने, क्योंकि मैं यहाँ बहुत लंबे समय तक आपको डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा, मतलब मैं तो कर पाऊंगा पर मैं समझता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। ये इम्पेशेंस है, impetuous desire, desire new things। टाइडी क्या होता है ये मुझे नहीं समझ आ रहा, टाइडी कैसे है वो। आप उसका जेस्चर देखो, मैंने भी बताया था, दिखाया था कि जो चीज जब उसकी जब दिमाग में आ गई कि मुझे अब ये चाहिए, तो उसको तुरंत ही चाहिए, तुरंत ही चाहिए। नहीं, जब तक नहीं दोगे वो उसके दिमाग में कीड़े की तरह घूमता रहेगा, उसको उकसाता रहेगा कि ये नहीं मिली, ये नहीं मिली, तूने मना क्यों कर दिया, तूने दिया क्यों नहीं। ये प्रॉब्लम है, इसको आप कंसीडर करो। मतलब जो हम लोगों के दिमाग में ऑलरेडी होता है उसके सहारे हम लोग सोच रहे हैं,
पर ऐसे नहीं होता है। हमें जो सामने वाला कह रहा है उसके सहारे सोच, उसको एनालाइज करना होता है, ना कि जो हमारे दिमाग में है उसको रोगी में फिट करना होता है। ऐसे नहीं चलता है। तो फिर हम वही प्रेजुडाइज हो जाएंगे, भाई ये है तो ये फिट कर दो, तो फिर हम उस केस से बाहर नहीं आते हैं। केस से अगर आपने मेरा ऐसा सिमिलर केस सुना है तो आप इसमें, अगर आपको मालूम है दवाई तो उस वक्त ना बताएं। विरेट्रम का फील तो आ रहा है, पर विरेट्रम क्या इसको दोगे तो ठीक हो जाएगी? क्या विरेट्रम इतना ज्यादा इम्पेशेंस होता है? लाफिंग ऑन एक्शन नहीं है। आप उसके बीच में एक बार वो हंस रही है, ठीक है, अपनी एक्शन बताते हुए भी हंस रही है, मतलब वो इसलिए हंस रही है कि जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम किया है, बहुत अच्छी चीज है ये जो उसने करी है। कैंफर भी नहीं है महाराज, ये कैंफर नहीं है, ना ये पर्टिनेसिटी है, क्योंकि पर्टिनेसिटी में जो होता है वो किसी कॉज के लिए होता है। उसको समझ आती है भी ये एक अच्छी चीज है, ये ऐसी चीज है, इसको मुझे ऐसे करना है, तो उसको लेके अटकता है वो। पर्टिनेसिटी ऐसे नहीं होता, उसको समझ होती है। जैसे कहते हैं ना भाई ये पर्टेनिंग टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो पर्टिनेसिटी से पर्टिनेसिटी वहां से आता है। आप लोग इम्पेशेंस, लोकेशियस नहीं है, वो बात करना जो भी है उसके अंदर, वो बात जो कर रही है उसका मन करा बात करना है तो आप बात करेगी, अब आप बात करो उससे। उसका मन कर रहा है कुछ खाना है तो अब आप खाइए, अब खाने को दो उसको, चाहे वो उसके काम का है या नहीं है, उसको नुकसान कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसको आप देखिए, वो जब आपके शरीर में खुजली होती है तो आप क्या करते हो? तो आप जब तक उसको खुजा नहीं लेते आपको शांति नहीं आती है, ठीक है। अब वो आपको बेचैन करती रहती है, बेचैन करती रहती है। आप उस खुजली को कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करो, वो फिर आपको पूरा दिमाग वहीं लगा रहता है जब तक कि आप उसको, हाँ ये आ गया हेमलता ने, इम्पेशेंस इच फ्रॉम। तो इसको आप समझिए, ये हमने पहले भी एक शायद सेमिनार में दिखाया है शायद। तो ये इम्पेशेंस इचिंग फ्रॉम है। अब इचिंग तो इसको कहीं हो नहीं रही, पर हमें समझना होगा कि इम्पेशेंस जो इचिंग है वो इचिंग दिमाग में है। इचिंग का जो चैप्टर है, ये रूब्रिक है, माइंड सेक्शन में है, ये फिजिकल में नहीं है। तो इस इच को माइंड से चलना है कि माइंड में खुजली कैसे होती है। तो जैसे कहते हैं उसको ये खुरक होती रहती है, जब तक ये बोल ना दे इसको खुरक बनी रहेगी। तो खुरक माने जो चीज आपके मन में है, वो कोई भी डिजायर होती है, कोई इच्छा होती है, वो आपको बार 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 वो करने के लिए उकसाती रहती है कि करो, अब तुरंत करो। ऐसा नहीं है कि एक इच्छा तो हो गई, उकसा भी रही है, तो आपका उस पर कंट्रोल होता है, पर इम्पेशेंस वाले का कंट्रोल नहीं होता। तो इसी तरह मतलब ये बहुत भयंकर रूप से स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है जो आपको शांति से बैठने नहीं देती है, आपको खुद को नहीं बैठने देती है। तो इसलिए ये जो लड़की है, जो खाना है तो खाना है, किसी ने बात करनी है तो बात करनी है। ज्वेलरी, इस बीमारी की हालत में ज्वेलरी कौन लेता है? जो कि कपड़े पहनने की भी वो मतलब हालत में नहीं है, ये खड़े होने की हालत में नहीं है, दाढ़ी मूंछ आने लग गई है, तो नेल पेंट लगाना है तो नेल पेंट लगाना है। तो मतलब इसके मन में जो आ रही है वो इसको शांति से बैठने नहीं देती है, इसलिए इसको इचिंग लिया है, इम्पेशेंस इचिंग फ्रॉम। तो इसमें दो ही दवाई हैं, एक सोराइनम है और एक ओस्मियम है। अब सोराइनम क्यों नहीं ली गई, ये थोड़ा सा इसमें है कि इसको सोराइनम से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे।
जो सोराइनम का पेशेंट होता है थोड़ा पैथेटिक होता है, मतलब उदासी वाला होता है, उसमें नेगेटिव फीलिंग ज्यादा होती है, इतना फोर्स उसमें नहीं होता, वो अपने में ज्यादा समाया होता है, क्योंकि उसमें फियर पॉवर्टी है, पहले भी पुअर है, पॉवर्टी भी है, और उसको जो भी हालात हैं उससे वो संतुष्ट नहीं होता है। वो अपना शरीर वरीर की बात नहीं करता, वो अपने हालात को मेंटेन करने की बात करता है, कि सर्वाइवल की बात करता है। तो यहाँ सर्वाइवल वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ इच्छा की बात है। और सोराइनम में होता है कि भी मेरे पास ये चीज है, ये बनी हुई है, ये मेरी हालत बनी हुई है, तो ये हालत ऐसी की ऐसी बनी रहे, वो इच्छ उसमें होती है। उसके दिमाग में अगर आ गया कि ये हो रहा है और ये मेरे इस हालात को खराब कर सकता है, अगर ये आ गया तो फिर उस हालात को सही करने के लिए बेचैन बना रहेगा, और जब तक उस हालात को ठीक नहीं कर लेगा अपनी संतुष्टि के हिसाब से कि अब सब ठीक है मामला, जब तक वो बैठेगा नहीं। तो सब कुछ सही होने के बावजूद एक थॉट उसको बेचैन करता है, वहां वो इच्छा उसके, वो थॉट जो ऐसा डाउट पैदा करता है उसके मन में कि अब जो ये बने बनाए हालात हैं ये मेरे जाने वाले हैं। जैसे सब कुछ ठीक चल रहा है, मान लो अब एक उसको इरेक्टेशन आ गई, तो उसको लगा कि अब मेरे को इरेक्टेशन आ गई है तो फिर मुझे अल्सर बन जाएगा। अरे भाई, एक इरेक्टेशन आने से कोई अल्सर नहीं बनता, रिलैप्स नहीं आता है, तेरा अल्सर ठीक हो चुका है, अभी तू ठीक है। ओस्मियम सार्सापेला अर्टिका यूरेंस इन माई रिपर्टरी, ये है अभी, लेकिन पहले नहीं होती थी। ये पहले केवल ओस्मियम ही शायद होती थी, अभी तो उन्होंने बहुत कुछ जोड़ दिया है। मैं उन दवाइयों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसी की बात कर रहा हूं। तो वो जैसे पहले अल्सर था, अल्सर ठीक हो गया, इलाज के दौरान ठीक हो गया, अभी ठीक है, तो एक डकार आना, एसिडिटी, एक बार हार्ट बर्न हो जाना, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है, इंडिकेशंस नहीं है, ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि उसके पेप्टिक अल्सर को रिलैप्स के गाइडिंग फैक्टर्स नहीं है, ये जस्ट उसको शक हुआ। तो ये शक उसको इतना भयानक हो जाता है, इतने बेचैन हो जाता है कि अब ये डकार नहीं आनी चाहिए, तो उसके इलाज के लिए लग जाता है। और जब तक कि हाँ ठीक है, तो अभी बहुत सारे जोड़ रहे हैं, उनको नहीं कह सकते क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि जो ये ऑथर जो रिपर्टरी में एडिशंस कर रहे हैं उनके करने का तरीका जो मैं समझ पाया हूं वो ये है कि मान लो किसी भी डॉक्टर ने दुनिया के किसी कोने में भी कहीं कुछ प्रिंट कर दिया, क्योंकि आजकल सर्च बटन से आप उसको ढूंढ सकते हो, आपने ढूंढ लिया, अब ये मैकेनिकल लोग हैं, सारा रिपर्टरी मैकेनिकल बनती जा रही है, तो उन्होंने वो ढूंढ लिया कि फलाने ने ऐसे कहा, अब उसको ऑथर के नाम से ऐड कर दिया उसके अंदर, तो उस ऑथर ने उसको कैसे समझा, वो रिपर्टरी में एडिशन करने वालों को समझ नहीं आ रहा है। उस ऑथर की अपनी क्या सोच है, उसको वेरीफाई करने का तरीका नहीं है, बस ये उसको ऐड कर करके उसको जोड़े जा रहे हैं, तो ये कोई ठीक तरीका नहीं है। उसकी एक ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए कि ये रूब्रिक उस ऑथर ने दिया है, उस ऑथर की अपनी कोई क्रेडेंशियल होना चाहिए, और फिर क्लिनिक में कभी ना कभी उसके वेरीफाई होके 2, 4, 6 केसेस, 10 केसेस कुछ होने चाहिए, तब आप कह सकते हो कि ये रूब्रिक है। तो मैं समझता हूं कि ये एक नई फील है। इसी से जुड़ा मैं एक पूरा केस नहीं सुना रहा, मैं एक और केस सुनाता हूं आपको। ये एक होम्योपैथिक डॉक्टर का केस है, इसको फिशर हो गए हैं, फिशर नीचे एनल फिशर, और वो बहुत ही भयानक किस्म के फिशर हैं। तो ऑस्मियम सिखाएंगे, तो ये बेसिक एक ही रूब्रिक है ऑस्मियम का, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है
इसी के सहारे मैं इसको ऑस्मियम को यूज करता रहा हूँ अभी तक। तो आपको डिटेल में, क्योंकि मेरे को स्लाइड विलाइड चलाना नहीं आएगा यहाँ पे, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो जो मुझको जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे आपको ऑस्मियम यूज करना आ जाएगा। तो वो अभी दूसरा केस जो बता रहा हूं, एक तो आपने सुन लिया है, ये होम्योपैथिक डॉक्टर का केस है और इसको एनल फिशर में बहुत सीवियर पेन है, इचिंग है और ये अपने क्लिनिक नहीं जा पाता है इस इचिंग की वजह से और पेन की वजह से। इसको बैठा नहीं जाता है, इतना ज़्यादा चेयर पे नहीं बैठा जाता, वो जो कुछ बैलून सा लगा के बैठ जाते हैं नीचे रिंग वगैरह, उससे भी नहीं बैठा जाता, लेटना मुश्किल है, बहुत भयानक पेन है। तो मैं अब इसने अपने इलाज तो जो भी थे वो करे काफ़ी सारे, फिर बाद में मुझको फ़ोन करके बात करने की कोशिश करी कि क्या करें क्या ना करें। तो मैं डिस्पेयर सा था, क्योंकि ये बड़ी रेस्पेक्टफुल था मेरे साथ, तो मैंने इसको इग्निशिया दे दी कि इग्निशिया से एक तो रेस्पेक्ट है, मॉरल फीलिंग है और बिल्कुल हताश हो चुका है, दर्द सेल को जैसे करना चाहिए, दर्द ने इसको तोड़ दिया है, क्लिनिक बंद है, हिम्मत नहीं हो रही है, तो वो इग्निशिया दी। पर कुछ मुझको डाउट इग्निशिया पे इसलिए लग रहा था क्योंकि ये पेन की बात कर रहा है, प्रयास करा चला जा रहा है, तो इसलिए इग्निशिया मेरे को बहुत ज्यादा जच नहीं रही थी। पर दूसरी दवाई कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने इसको इग्निशिया खाने को कहा। तो बेचारे के 3 दिन मैंने खराब कर दिए कि इग्निशिया 30 खा ले, फिर 200 खा ले, फिर 1M खा ले, क्योंकि कुछ कुछ होता था इग्निशिया खाने से भी, तो इसलिए पोटेंसी बढ़ाते गए। पर नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमारी दवाई ठीक होती है तो अगर आपने 30 भी दी है तो वो काफ़ी होती है, उसके बाद 200 देने की जरूरत नहीं पड़ती है। 200 अगर हम देते भी हैं तो नॉर्मली वो काम नहीं करती है। तो पर जो हमारी पार्शियल प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, तो 30 के बाद अगर हम 200 देंगे तो वो काम करेगी थोड़ा सा, उसका थोड़ा 1M भी करेगी, पर क्योर नहीं करेगी। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है पार्शियल में, मतलब डिफरेंस होता है पार्शियल और परफेक्ट सिमिलिमम का। तो अब ऐसा इसमें नहीं था, तो इसलिए अब इग्निशिया हमारी फ्लॉप हो गई। पर तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये इतना ज्यादा, क्योंकि कई बार फोन करता है दिन में, सर मेरे को ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है। तो मैंने इसको कहा भी आप ना, जो मतलब इसके दिमाग में एक ही था कि किसी तरह से मेरा दर्द हट जाए। तो ये दर्द हट जाए को इसको हम कैसे डिस्कंसर्टेड लेते हैं, पर मुझे लगा कि हताश हो गया दर्द से, ऑर्डियल शॉर्डियल पता नहीं क्या क्या, वो फिट तो नहीं हो रहे थे। तो इसलिए इसको फिर मैंने कहा कि भाई ये दर्द के कारण इतना ज्यादा एक बेचैन है कि एक ही चीज घुसी हुई है, किसी तरह से दर्द हट जाए, दर्द हट जाए, दर्द हट जाए। तो इसलिए मैंने इसको कहा भी आप ना ऑस्मियम ले लो, क्योंकि ऑस्मियम तो नॉर्मली हम लोग यूज नहीं करते थे, तो इसके पास थी नहीं। तो इसकी पत्नी ने दोपहर को ला के इसको दी, क्योंकि ये तो घर जाने को था ही नहीं, मतलब क्लिनिक भी नहीं जा रहा था, घर भी नहीं लेट पा रहा था, भयानक बहुत ही भयानक पेन था इसको। तो ऑस्मियम लेने के मुश्किल से 1.5-2 मिनट के बाद ये खड़ा होके अपने काम वाम में लग गया था। तो इसका डिटेल काफ़ी है मेरे पास, तो वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, फिर कभी बताएंगे। पर इससे आपको आइडिया लगा है कि इम्पेशेंस सबसे ज़्यादा जो इम्पेशेंस रेमेडी है हमारी मेट्रामेडिका में, वो ऑस्मियम है, वो बर्दाश्त नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर एक बदले की भावना बहुत होती है, एंगर होता है, एंगर सबसे ज्यादा होता है। और जो कैमोमिला है, जिसको हम कहते हैं भाई डॉक्टर वांट्स टू क्योर द पेशेंट एट वंस, वो कैमोमिला के अंदर इरिटेबिलिटी होती है, चिड़चिड़ापन होता है। इसमें चिड़चिड़ापन नहीं होता, इसमें एंगर होता है, वांट्स टू किल अदर, दूसरों को मार डालने की इच्छा होती है, इसको बदला लेने की इच्छा होती है। कैमोमिला में तो एक
एक जैसे होता है ना, स्नैपिश होता है, एक क्षण के लिए कुछ आया, इसी क्षण दूसरे क्षण दूसरी चीजों में बदल गया, वो उसका अटेंशन स्पैन बहुत छोटा होता है, तो वो एक के बाद एक बदलता रहता है। तो उसको वो चीज दे दो, बात शांत हो गई। पर ऑस्मियम में वो नहीं होता है। ऑस्मियम में तो एक के बाद एक बेचैनी उसकी जाती नहीं है। तो ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ऑस्मियम जो मेडिसिन है उसमें बहुत जो एक्जिमा, हर्पीज, इतनी ज्यादा खुजली होती है कि जो रोगी की जो स्किन है उसको बिल्कुल छील देता है। वो खुजली ना करे तो उसको सहा नहीं जाता। अब ये ऑस्मियम की प्रूविंग से, फिजिकल से मेंटल में कन्वर्ट करके लिखा गया रूब्रिक है ये। तो अभी मैं जो यहाँ पढ़ रहा हूँ, अपने जो मैंने नोट बनाए हुए हैं, कि इसके स्किन पर इतनी ज्यादा खुजली होती है, इतना एक्जिमा होता है, हर्पीज रोगी होते हैं कि रोगी को खुजलाने के लिए मजबूर कर देते हैं। अगर वो खुजली ना करे, उसको रोकने की कोशिश करे तो उससे रहा नहीं जाता, जल्दी से जल्दी, और उस खुजली को खुजलाकर शांत करने चाहता है। तो वो फिजिकल इचिंग भी सेम मेंटल इचिंग में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसको आप, यानी सिर्फ ये वाली इचिंग नहीं है जो स्किन पे होती है, दुनिया की कोई भी इच्छा जिसको पूरा करने के लिए वो पागल हो उठा है, मतलब अगर वो नहीं होगी तो इससे रहा नहीं जाएगा कि वही करे, या तो खुद करे, दूसरे करें। लेकिन जो कैमोमिला होता है वो खुद नहीं करता है, वो चाहता है कि दूसरे लोग उसकी इच्छा को पूरा करें। और ऑस्मियम में तो यह है कि कोई भी करे, या तो वो खुद कर ले या दूसरा कर ले, उसकी इच्छा वो पूरी होनी चाहिए। तो वो पूरी हो भी जाएगी तो फिर दोबारा चालू हो जाएगी वही या कुछ और। ये ऑस्मियम और कैमोमिला में बड़ा अंतर होता है, क्योंकि वहां कैरिड डिजायर के बाद क्वाइट आफ्टर बीइंग कैरिड, वहां तो ऐसे हो जाता है। पर ये शांत नहीं होता है, इसकी इचिंग बहुत वायलेंट होती है। इसके दिमाग में क्रोध बहुत जबरदस्त है, इतना होता है कि इसका विरोध करने वाले को ये उसको मारने के लिए तैयार हो जाता है। क्षमा इसमें नहीं होती है। पर कैमोमिला में इतना डीप, इतना परसिस्ट नहीं होता है कि अगर किसी ने नाराज कर दिया उसको, तो ऐसा नहीं है कि उसको 10 दिन तक उसको मारने के लिए पीछे पड़ा रहेगा। वो ऐसा नहीं होता, वो स्नैपिश है। अब ये हुआ, बात खत्म हो गई। तो मुझे लगता है कि अब आप ऑस्मियम शायद इस्तेमाल कर पाओगे। ठीक है, अभी हम कुछ नया करें।